हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज का एक क्लास महा मैराथन क्लास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम 11 चैप्टर का पूरे 11 चैप्टर का हम रिवीजन करवाने वाले हैं। समझ लिए, पूरा प्रो सेक्शन आज हम खत्म करने वाले हैं। तो आप लोग शेयर जल्दी से कर देंगे, और साइंस आर्ट्स कॉमर्स सभी स्टूडेंट के लिए है। और आज हम प्रो सेक्शन खत्म कर लेंगे, और इससे अगले लेक्चर में आपका क्या होगा, पोएट्री सेक्शन जो होगा वो आपका पोएट्री सेक्शन आपका समाप्त कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो रेनबो बुक है वो है 2 ही सिर्फ क्लास में समाप्त कर देंगे, क्योंकि एग्जाम की तैयारी के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। चलिए क्या करते हैं, समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसके बाद भारत में होम, उसके बाद पिंच ऑफ सम। इसी तरह से सभी 11 का 11 चैप्टर आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग शेयर कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, और क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, और लाइक कर देंगे और शेयर भी कर देंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने अबाउट राइटर, चलिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में अबाउट राइटर के बारे में समझते हैं। नाम क्या है राइटर का? नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी नाम है इनके, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इनको जानते होंगे। नेशनैलिटी की बात करें, वे कहाँ के थे, तो वे इंडिया के ही थे। और लवलिंग फॉर और लंगलिंग को यानी जाने जाते हैं, तो वो बापू और फादर ऑफ नेशन हम प्यार से भी कहते हैं और जाना भी जाते हैं। बॉर्न ऑन तो आपका क्या है 2 अक्टूबर 1869 को, और डाइड ऑन तो आपका 30 जनवरी 1948। ये सब आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अबाउट राइटर के बारे में बात करें तो रूट फॉर या एसोसिएटेड विथ, तो या यंग इंडिया संस्था से जुड़े हुए थे, इसलिए आपका ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फेमस वेपन की बात करें तो ये ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा के एक मुख्य हथियार था। ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनका ऑटोबायोग्राफी है। और बॉर्न ऑन या इनका यह भी आपका तो जानते ही हैं, इसको बताने की जरूरत नहीं है, बता चुके हैं, वैसे आपको याद हो ही गया होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और अबाउट चैप्टर, अब इसके अबाउट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। तो नाम क्या है चैप्टर का? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी भारतीय सभ्यता और संस्कृति। टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया आखिर? एग्जैक्ट फ्रॉम या टेकन फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो आपका बुक है वही से लिया गया है। और टाइप क्या है आखिर? तो ये ऐसे है आपका 1 नंबर। तो सबसे पहले यही से क्लियर हो जाता है कि ये ऐसे आपका एग्जाम में पूछेगा, तो बता ही देंगे आप। चलिए अब इसका थीम समझते हैं। इसका चैप्टर का विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है। चलिए इस तरह से हम सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा से नहीं, आपका 40 से 50 मिनट के माध्यम से समाप्त कर देंगे। चलिए थीम ऑफ द चैप्टर, या फिर 1 घंटा भी लग सकता है, तो आप उतना हमें दे दीजिए, आपका 11 चैप्टर का हम कंप्लीट करके दे देते हैं। देखिए थीम ऑफ द चैप्टर, इस पर थीम क्या है? थीम है दिस इज एन एसे वेयर महात्मा गांधी हैज़ कंपेयर इंडियन सिविलाइजेशन टू द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वो इंडियन सिविलाइजेशन को वेस्टर्न सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं। एंड इवेंचुअली ही हैज़ सजेस्टेड वी इंडियन टू सन इट एट कॉस्ट। तेरे का विषय वस्तु था। और आइए अब देखते हैं अबाउट चैप्टर। आप चैप्टर के बारे में कुछ समझते हैं। नाम क्या है चैप्टर का? नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसको तो आप जाने होंगे। चलिए ये रिपीट कुछ हो गया है। इंपॉर्टेंट लाइन, अब इसका जो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपका सबसे पहले कहाँ काम आएगा, तो आपका MCQ क्वेश्चन में काम आता है। आपका जो एक्सप्लेनेशन बनाते हैं वो उसमें भी काम आएगा, और आपका समरी लिखेंगे उसमें भी काम आएगा। शॉर्ट आपका जो होता है क्या, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होता है उसमें भी आपका काम आएगा। तो ये सब लिखिए, आपका इंपॉर्टेंट लाइन इसका यूज़ करके वो बना सकते हैं, आपका ये नहीं पता है तो। चलिए देखिए सबसे पहला लाइन है द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड, यानी कि जो भारत की जो सभ्यता इस प्रकार से विकसित हुई कि उसको सभ्यता कोई पीछा नहीं कर सकता, कोई इसको पीट नहीं सकता, कोई इसको क्या कर सकता है, पछाड़ नहीं सकता है। दूसरा लाइन कह रहा है कि इंडिया रिमेन्स इमोवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। जो भारत की जो क्या है वो उनकी जो महिमा की इमोवेबल जो स्थिर महिमा बहुत ज़्यादा है, इसमें यही बताया जा रहा है। तीसरा द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। सिविलाइजेशन का मतलब क्या है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। चौथा लाइन में देखिए द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। गांधी जी बहुत ही मजेदार बात कहे कि दिमाग क्या है, एक बेचैन पक्षी है, हमेशा इसको दिमाग कुछ ना कुछ ख्याल चलता रहता है। यानी कि आपका मान के चलिए आपका गर्लफ्रेंड होगा तो उसके बारे में सोचता रहोगे, आपकी कैसे बात करे, वो खाना खाए या फिर नहीं, यही सोचता है। दिमाग में क्या उल्टा सीधा कॉन्सेप्ट देते रहता है कि अरे ये कर दो, और सब क्या है, आप मान चलिए आप पढ़ रहे हैं तो आपको सपना होगा कि हम टॉपर बने, तभी आपका दिमाग एक तरह से ख्याल देगा करे ये सब टॉपर ही बनते हैं क्या, अगर सब टॉपर बन जाएंगे तो उतना टॉपर आएगा कहाँ से। यानी इस प्रकार से आपको उल्टे सीधे ख्याल देता रहता है। यानी कि इसलिए बोले गांधी जी के माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अब पांचवा लाइन कहता है एथिक सिविलाइजेशन बिलोंग टू, जो एथिक सिविलाइजेशन है वो कहाँ से बिलोंग करता है? वो ग्रीस से बिलोंग करती है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो देखिए
अब आ चुके हैं हम भारत इज माई होम, जो आपका ये चैप्टर है भारत इज माई होम, इस चैप्टर पर आ चुका है जिसको डॉक्टर जाकिर हुसैन लिखे हुए, यानी कुल मिलाकर आपका एक चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे पर हम लोग आ चुके हैं और इसी तरह से आपका 11 चैप्टर हम आज कंप्लीट कर देंगे। आपका ये आपका प्रोज सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट और उसके बाद आपका स्टार्ट होगा पोएट्री सेक्शन। एक और लेक्चर में आपका पोएट्री सेक्शन भी डी एंड। इसलिए सबसे पहले अबाउट स्पीकर के बारे में समझते हैं। अबाउट स्पीकर, नाम क्या है स्पीकर का? भाई स्पीकर जी आपका नाम है क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनको भी बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, ये सब तो आपको महापुरुष में से आते हैं ना। नेशनैलिटी की अगर बात करें तो वो भी इंडिया के थे, महात्मा गांधी भी इंडिया के और आपका जाकिर हुसैन भी इंडिया के। और बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हुए? हैदराबाद में, इंडिया में हैदराबाद से थे। और देखिए ही वॉज द थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वह तीसरे राष्ट्रपति बने इंडिया के। और बॉर्न इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ 1897 में और डाइड इन आपका होगा 1969 में। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे आइए और फिर अबाउट स्पीकर में कुछ और भी जानते हैं। गेट भारत रत्न, इनको भारत रत्न मिला गया था, कब दिया गया था? भारत रत्न 1963 को, 1963 को इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये सब चीज़ें आपको जितना भी पॉइंट है सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करके लाए हुए, सभी इंपॉर्टेंट आपको याद कर ही लेना है। टुक ओथ एज प्रेसिडेंट इन, वो प्रेसिडेंट का शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं। ओथ का मतलब क्या होता है? शपथ लेना। तो वो ओथ लेते हैं कब लेते हैं? तो 1967 को, 1967 को लेते हैं। ऑल्सो सर्व्ड एज गवर्नर ऑफ बिहार, वो बिहार को गवर्नर के भी रूप में भी वो बिहार को सेवा दे चुके हैं पहले। उसके बाद बनते हैं राष्ट्रपति। कब दिए होते हैं? तो ये आपका 1957 से लेकर के आपका 1962 को तक ये का है काम किए होते हैं गवर्नर के रूप में बिहार के। और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी काम कर चुके हैं, कब तक? 1962 से 1967 तक। देखिए अब आगे देखते हैं क्या कि टेन्योर एज द प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद ये प्रेसिडेंट बनते हैं। चलिए इसको थीम भी समझ लेते हैं, इस कहना क्या चाह रहा है आपका इतना अपने राइटर है वो। देखिए थीम ऑफ द चैप्टर, एक थीम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यही थीम है, इससे आपको समझ में आता है जो आपका ये चैप्टर होता है, इससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है थीम से। चलिए समझते हैं। दिस इज द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन व्हाइल टेकिंग oath as the third president of India in 1967. In this speech, he has pledged to protect Indian culture and constitution, and has promised to carry out its obligate towards the country and its loyalty। यानी कि इसमें वह शपथ लेते हैं, अब जब वे ओथ ले रहे होते हैं राष्ट्रपति पद का, तो वो शपथ लेते हैं कि मैं भारत की संस्कृति की रक्षा करूंगा, जितना हो सके हम बेस्ट से बेस्ट काम करूंगा। और जो पहले जो राष्ट्रपति हुए थे डॉक्टर राधाकृष्णन, उनका कुछ ना कुछ बड़ाई भी करते हैं, क्योंकि जो भी नया पैदा जाएगा तो वो पहले जो होता है उसको बड़ाई करता ही करता है, ये नियम है, लॉ है ये पहला। चलिए देखते हैं आगे। अब इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट नोट जो बहुत काम आएगा, ये आपका हर एक चैप्टर में इंपॉर्टेंट नोट्स जो है ना वो बताएंगे ही बताएंगे, कंपल्सरी बताना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इसके बिना आप नहीं। समरी में ये भी, समरी भी काम आ सकता है। समरी में चाहे तो इसका लाइन को उठाएंगे यहाँ से, इनसे आपका यहाँ से शुरुआत करेंगे या पीपल तक आपको समरी देंगे कुछ, आपका अब लगभग एक लाइन तो आपका भर ही जाएगा। और इसी तरह से समझ ले पूरा लाइन है, इसको याद कर लेंगे तो बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहला लाइन में क्या कहा रहा है? इन द वर्ड्स ऑफ जाकिर हुसैन, इंडिया इज द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। इंडिया जो है वो पुराने लोगों का क्या है? नया राज्य है, ऐसा कहा गया है। दूसरा में लाइन में देखिए, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। हमारा जो भूतकाल जो है वो मरा नहीं है, वो जीवित है और गतिशील है, यही आपको कहा जा रहा है। और देखिए तीसरी लाइन में, एजुकेशन इज अ प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। क्या है? एजुकेशन, शिक्षा क्या मुख्य हथियार है। अगर हमें राष्ट्र का निर्माण करना है तो शिक्षित होना ही पड़ेगा। ऐसे भी आपका एक कौन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हाँ वो कहते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये क्या मुख्य सिद्धांत बताए हुए थे, तो बहुत ही अच्छा लाइन बोले थे हुए। लेकिन बहुत सारे इसी लाइन की वजह से आज नेता बन गए, पढ़कर अभी बहुत सारे अच्छे पद पर गए हुए हैं। और चारवां लाइन देखिए, ही प्लेजेज टू वर्क फॉर द स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस ऑफ इंडिया पीपुल विदाउट डिस्टिंग्विशेस ऑफ कास्ट, कलर एंड क्रीड, पंथ। पाँचवें लाइन पर देखिए इसमें बताते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, मैं किसी को कलर कास्ट सब देखे उसको ऐसा नहीं कि उसका भेदभाव करूँगा, मैं जो भी निर्णय करूँगा सभी के साथ समान करूँगा। और देखिए पाँचवें लाइन में, जाकिर हुसैन एडमिट्स दैट होल ऑफ भारत इज हिज होम एंड इट्स पीपुल इज माई फैमिली। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है और यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वे मेरे परिवार हैं। द सिचुएशन डिमांड्स ऑफ वर्क एंड वर्क हार्ड मोर वर्क, यानी कि तो सिचुएशन जो है वो स्थिति सिर्फ काम और सिर्फ काम मांगती है, यही इसे माध्यम से कहा जा रहा है।
अब आइए फाइनली तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अ पिंच ऑफ सिरप, यानी कि एक चुटकी खैनी। इस चैप्टर के बारे में आप चलिए समझते हैं। सबसे पहले अबाउट राइटर के बारे में समझते हैं। अबाउट राइटर में देखिए नाम क्या है राइटर का, मनोहर माल गांवकर, मनोहर माल गांवकर इनका नाम है राइटर का। और नेशनैलिटी की बात करें तो वे इंडिया के थे। और ही वॉज अ ग्रेट शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवेलिस्ट, वो एक छोटी कहानीकार और एक उपन्यासकार भी थे। नॉवेलिस्ट मतलब उपन्यासकार। बॉर्न इन, जन्म कब हुआ तो ये 1913 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। डाइड ऑन, मृत्यु कब हुआ था आपका, मृत्यु की बात करें तो 2010 में इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी किताबों को भी सही समझते हैं। बॉम्बे विवियर सबसे पहला किताब, दूसरा द प्रिंसेस, तीसरा अ बैंड इन द गंगेस एक का तीसरा किताब है, चौथा डिस्टेंट ड्रम। ये 4 किताबें, हो सकता है कि इसमें ज़्यादा चांस है 2 किताबें तो आपको पूछ ही देगा, आपको कंपल्सरी है, 1 किताब तो हमेशा पूछता है। चलिए देखते हैं आगे। अब इनके अबाउट चैप्टर के बारे में समझते हैं। चैप्टर के बारे में तो नाम क्या है चैप्टर का, नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी। पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है जो खैनी टाइप का जो होता है वही। और टाइप क्या है, एक शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी। बहुत मज़ा, इतना मज़ा आया, हम जब अपने क्लास में इसको पढ़े तो बहुत मज़ा आता। आप भी पढ़े ही होंगे, तो उतना समय बचा नहीं है कि आपको बता सके, लेकिन आपको कोशिश करेंगे कि आप शॉर्ट में बता सके। और मेन कैरेक्टर कौन कौन है इसमें, नानू काका है जो कि इसमें मेन मुख्य पात्र में है। अदर कैरेक्टर अगर बात करें तो नरेटर है जो कि मनोहर मालगोनकर भी इसमें खुद ही है। रतिराम है, और जो क्या है, रतिराम कौन है, सोहनलाल का वो बेटा है। और हजरत बरकत अली है, वेलफेयर मिनिस्टर है, यानी कल्याण मंत्री है, जिसके जो इस मिलने के लिए प्लान बना रहे होते हैं नानू काका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका थीम समझते हैं, विषय वस्तु समझते हैं, इसकी थीम ऑफ द चैप्टर, इसका थीम क्या है चलिए वो समझते हैं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ टेकन फ्रॉम a contemporary Indian short story in English is full wit and adventure. In this story, a character Nanu Kaka wants to meet some minister and finally he become successful in it. यानी कि ये जो आपका छोटी कहानीकार है, इसमें जो है एक कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरी है, जिसमें कि जो ये अब क्या है, फुल क्या वीट एंड एडवेंचर, यानी कि जोखिम और हिम्मत से क्या हुआ, ये भरा हुआ है। यानी कि इसमें देखेंगे नानू का बार बार जोखिम लेते हैं और रिस्क लेते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं लेंगे कुछ नहीं जीवन में मिलेगा, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा आपका। तो ये आपका जोखिम और उसमें बहुत सीखने को मिलता है। ये नानू का डरते नहीं किसी से, ये सीधे क्या करते हैं, अगर मान से उसका ऐसा होता है कि वो जितना झूठ बोलते हैं, इस तरीके से झूठ बोलते हैं कोई पकड़ ही नहीं पाता है। तो यही यहाँ पे इसमें स्पष्ट था इस थीम से। चलिए आगे देखते हैं। अब इनका इम्पोर्टेंट लाइन, चलिए इसका तीसरा चैप्टर, इससे इम्पोर्टेंट लाइन जो कि आपको एग्जाम में आ सकता है, चलिए उसको हम समझते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट लाइन है, नानू काका इज कमिंग टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर। देखिए इंपॉर्टेंट लाइन बनाने में हमें बहुत समय लगा, इसलिए इसका रिस्पेक्ट करिए और इसको याद कर लीजिए। द डायरेक्टर गोज टू पिक हिम, नानू काका क्या कि बॉथ अ किटन विथ हिम, वो अपने साथ वो किटन लाए हुए थे, यानी बिल्ली का बच्चा लाए हुए थे वो। और तीसरा लाइन में द नरेटर इज एन अंडर सेक्रेटरी, वो अंडर सेक्रेटरी यानी उप सचिव है। सचिव भी ठीक से नहीं है, फिर भी करे मंत्री से कब मिलाने चल रहे हो, ऑन प्रोबेशन, वो सीखने पर है। सेक्रेटरी थिंग्स दे आर 1 स्टेप हायर देन गॉड एंड एडेड टू 2 स्टेप, यानी कि जो मंत्री जो लोग होते हैं ना, वो भगवान से 2 कदम ऊपर समझते हैं, 2 कदम। और उसका जो सेक्रेटरी होगा उससे भगवान से 3 कदम और ऊपर समझता है। यानी कि सब इतने भगवान मिल जाएगा, लेकिन ये भाई नहीं मिल पाएगा, इतना मतलब बहुत घमंड करते हैं। और चौथा लाइन में कहा जाएगा द नेक्स्ट डे द नरेटर टेक्स नानू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक बट ही कुड नॉट मीट। वहाँ पे जो अगले ही दिन जो लेखक जो होते हैं वो नानू काका लेकर जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक, किस लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए। लेकिन वहाँ जाते तो वहाँ नानू काका जमता नहीं है, बहुत लोग अपने अपने भाषा में गाली देते हैं नानू काका भी। जैसे देखिए एक बात तो आपका क्लियर है कि जब भी आप मान के चलिए आपका मातृभाषा हिंदी है और आप बहुत सारे मेहनत करके आप इंग्लिश सीख लेते हैं, आप इंग्लिश में किसी बात करें, लेकिन जैसे ही आपका दिमाग खराब होगा, कोई आपको गाली देगा तो आप गाली कैसे देंगे, इंग्लिश में नहीं देंगे ना, अपनी मातृभाषा में देंगे। उस देसी गाली, बिहारी गाली की, उसको क्या होगा, बहुत सारे देखते हैं इंग्लिश में गाली देगा, लेकिन आप हिंदी में देंगे, क्योंकि जो भी अगर इमरजेंसी आता है तो अपने जो उसका मातृभाषा है उसमें उसे टर्न आ जाता है, यानी कि उसको वापस आता है और उसी में गाली देते हैं नानू काका। ये आपका सबसे बड़ा एग्जाम्पल नानू काका इसी समय जब ये नॉर्थ ब्लॉक गए हुए थे तो बहुत गाली देते हुए आप बिनबिना रहे हैं और वहाँ पे लेखक के सामने वे आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आपका इम्पोर्टेंट लाइन कुछ और है, इसको समझेंगे। ऑन रिटर्निंग दे मिट रतिराम द सन ऑफ सोहनलाल हु वर्क इन द सेम मिनिस्ट्री ऑफ द नरेटर। और छठा लाइन लेटर सोहनलाल गोज टू मीट वेलफेयर मिनिस्टर
इन द केस ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निनोर। वह जो वेलफेयर मिनिस्टर जो होता है वह अपनी बेटी की शादी निनोर के जो राजकुमार होते हैं, जो प्रिंस होते हैं, वहाँ से तय करते हैं। लेकिन नानूका पहुँच जाते हैं भाई उनके ज्योतिषी के रूप में, ताकि उनका हाल खबर लेने के लिए, ताकि उससे मिनिस्टर जो थे उनसे मिल सके वेलफेयर मिनिस्टर। वहाँ पे जो एक बुक होता है, जो अगर जो आपका बहुत बड़ा आदमी है मिनिस्टर और वो घर पर नहीं होते तो वहाँ पे एक बुक होता है जिसमें अपना बात को लिखना होता है। उस पर लिख देते हैं कि लेखक के घर का एड्रेस, और जैसे ही नानूका का घर पहुँचते वहाँ पे खुद वेलफेयर मिनिस्टर और उससे घर आता है नानूका का उनसे मिलने के लिए। सोचिए उतना दिमाग कहाँ से आया, उतना पता ही लगता है। देखिए शर्मा लाइन, बट ही रिटर्न विदाउट मीटिंग हिम एंड ही राइट द नरेटर एड्रेस ऑन द विजिटर बुक। विजिटर बुक होता है उसमें लिखते हैं एड्रेस, और बुक ऑफ द वेलफेयर मिनिस्टर के यहाँ किसका एड्रेस, तो लेखक का, राइटर का एड्रेस लिखते हैं वहाँ पे। अब आपका स्टार्ट होता है 4वां चैप्टर। 4वां चैप्टर जिसका नाम है आई हैव ए ड्रीम, मेरा एक सपना है। आपका भी सपना होगा, मेरा भी सपना होगा। तो इसमें जो कौन बोल रहा है, ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोल रहे हैं, जो ये खुद ही काले हैं और एक कालों के खिलाफ का लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये भी महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर है। ये भी होता है कि हम मारेंगे नहीं, हम अहिंसा करेंगे, हम उसको समझाएंगे। क्योंकि ऐसा देखिए भगत सिंह कभी ये मानते नहीं, तो इसलिए बहुत झगड़ा भी हो गया था भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, महात्मा गांधी, दोनों का बात नहीं बनता था। क्योंकि ये भी आज़ादी, सभी आज़ादी चाहते हैं, लेकिन इनका रास्ता अलग था। वे समझते थे कि अगर अंग्रेज मान के चलिए आपका एक थर मारता है, ऐसा नहीं कि आप दूसरे गाल आगे कर देंगे, लो भाई और मारो, वो दूसरी थप्पड़ उसको देना चाहिए। यानी वो गर्म दल के नेता से, यानी गर्म दल के वो पार्टी थे, इसलिए वो महात्मा गांधी से बहुत चिढ़ते थे वो। लेकिन क्या हुआ, तो सभी का रास्ता अलग अलग था, लेकिन महात्मा गांधी अगर बात करें तो वही जिंदा रहे सबसे ज़्यादा। क्योंकि बीच में ही आपका जो करतार तीसरा भाई आपका भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद बीच में ही शहीद हो गए। तो अबाउट स्पीकर की बात करें, देखिए आई हैव ए ड्रीम में अबाउट स्पीकर की बात करें तो नाम क्या है, नाम बताइए स्पीकर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, इनको एमएलके भी कहा जाता है शॉर्ट में, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेशनलिटी क्या है, ये अमेरिका से है। अमेरिका देखिए दो ही तरह के लोग होंगे, या तो बहुत काले होंगे, बहुत काले होंगे, या फिर बहुत गोरे होंगे, दो ही तरह के। हमारे क्या है इंडिया में मिक्स है, आपको जैसा खोजेंगे वैसा लोग मिलेगा, या फिर एक पर एक यहाँ पर काल लोग है। यहाँ पे देखिए कॉल जाने जाते हैं वह ब्लैक गांधी के रूप में जाते हैं। ब्लैक क्यों जानते हैं, क्योंकि काले हैं। और वहाँ अगर मान के चलिए अगर गोरे होते तो उनको व्हाइट गांधी कहा जाता है, लेकिन ब्लैक गांधी कहा जाता है क्योंकि वो काले थे। नाम भी कि उपाधि मिला, लेकिन फिर भी अगर ध्यान से देखा जाए तो उनको बेइज्जती हो रही है, ब्लैक गांधी कहा जा रहा है, वो काला गांधी। ठीक है, बॉर्न ऑन, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था आपका, तो जन्म हुआ था आपका 15 जनवरी 1929 में, और डाइड ऑन तब का 4 अप्रैल 1968 में उनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। और फेमस फॉर, किस लिए फेमस है, तो फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ निग्रो। वे निग्रो जो थे, अलबामा के जो निग्रो था जिस पर बहुत सारा अत्याचार किया जाता है, उसको एक तरह से होटल में कमरा भी नहीं मिलता था, बहुत ज़्यादा, जो इतना भी नागरिकता के भी अधिकार से उनसे वंचित रखा गया था, तो उनके खिलाफ ये लड़ाई लड़ते हैं, और इनके वजह से ही इनको ज़्यादा ये फेमस होते हैं। वो नोबेल प्राइज इनको मिला था किस लिए, पीस पर, पीस के लिए इनको नोबेल प्राइज भी से सम्मानित किया गया था। कब, तो ये 1964 को सम्मानित किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, इनके किताबें भी हैं, चलिए किताबों को भी समझेंगे। किताबों क्यों, सॉरी किताब तो आपको बात करें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 किताबें हैं, तीनों का तीनों थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो आपका याद हो जाएगा। बुक बाय हिम, देखिए स्ट्रेंथ टू लव पहला किताब हो गया, दूसरा स्ट्राइड टुवार्ड्स फ्रीडम दूसरा किताब हो गया, व्हाई वी कैन नॉट वेट तीसरा किताब हो गया। ये 3 किताबें हैं ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए आई हैव ए ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का अबाउट चैप्टर समझते हैं। नाम क्या है चैप्टर का, नाम है आई हैव ए ड्रीम। टाइप क्या है, तो टाइप है स्पीच, भाषण है। इसमें आपको 2 ही भाषण मिलेंगे, 2 ही भाषण। एक आपका भारत इज माई होम वाले जो डॉक्टर जागेशन देते हैं, और एक आई हैव ए ड्रीम जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर देते हैं। और डिलीवर्ड बाय दिए गए कौन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर द्वारा दिया गया है, और डिलीवर्ड इन लिंकॉन मेमोरियल हॉल। आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि वह कहाँ पर डिलीवर किए थे, तो बताना है कि लिंकॉन मेमोरियल हॉल जो एक जगह है वहाँ पे इस भाषण को दिए थे। डिलीवर्ड और कब दिए थे, तो 28 अगस्त 1963 को। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अब इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है आई हैव ए ड्रीम का, चलिए हम समझते हैं। थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का थीम क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, इज ए स्पीच दैट वाज डिलीवर्ड बाय अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट, एक सामाजिक अधिकार कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन लिंकॉन मेमोरियल हॉल फॉर जॉब्स एंड फ्रीडम ऑफ गेटोज एंड निग्रोज on August 28, 1963, in which he called for civil and economic rights and
एंड टू राइजम इन द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि वो आपका लिंकॉन मेमोरियल में भाषण दिए होते हैं, यही से आपका वही कहा जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनका इंपॉर्टेंट लाइन कुछ है, चलिए इनका इंपॉर्टेंट लाइन को भी हम समझते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, सबसे पहला लाइन क्या कह रहा है कि अब्राहम लिंकन डिलीवर्ड अ फेमस स्पीच ऑन स्लेवरी इन 1863 को, एक 1863 को अब्राहम लिंकन होते हैं जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अभी जो भी बोले कुछ पद पर थे, जो कि वो भाषण देते हैं। वो बताते हैं कि जो भी काले लोग को भी अब गोरे के समान अधिकार दिया, लेकिन उसको भाषण कुछ असर ही नहीं पड़ा। आज बात सुन लिया, हाँ हाँ ठीक है चलो काले लोग को भी अधिकार दे देंगे, और बाहर गए तो फिर वही अत्याचार किया, अरे नौकर इधर आओ काम करो। जो गोरे लोग थे वो काले को नौकर बना कर रखते थे, यानी कि आप अमेरिका में होते हैं और काले लोग होते तो क्या आपका सिचुएशन होता, क्या स्थिति होता, वो आप पर ही जाने होते। देखिए दूसरा, निग्रोज आर स्टिल फेसिंग द सेग्रीगेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, वो भेदभाव के खिलाफ में क्या होते, वो लड़ाई लड़ रहे थे। दे आर कंसिडर्ड एज अ बैड चेक विथ इनसफिशिएंट फंड, जो निगरों को, जो काले लोग को वो बैड चेक रूप में देखा था, बुरा चीज, कोई काम का है ही नहीं, सिर्फ इनको गुलामी करवा और कुछ इससे होगा ही नहीं। चार लाइन क्या कहता, द कंडीशन ऑफ निग्रो अपीलिंग, निग्रो की जो स्थिति थी वो अपीलिंग थे, बहुत ज़्यादा खराब थी उनकी। और पांचवा लाइन, मार्टिन लूथर डज नॉट वांट अ वायलेंट स्ट्रगल, ही वांट्स टू गेट इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑन द हाई प्लान ऑफ डिग्निटी। देखिए छठा लाइन, मार्टिन लूथर डज नॉट वांट्स अ वायलेंट स्ट्रगल, ही वांट्स टू गेट इक्वालिटी एंड फ्रीडम ऑन द हाई प्लान ऑफ डिग्निटी। चलिए देखते हैं आगे, कुछ और लाइन बचा हुआ है, इसको भी जब समझेंगे उसके बाद अगर पांचवा चैप्टर होगा वो स्टार्ट होगा। चलिए इसका सातवां लाइन है, मार्टिन लूथर ड्रीम्स दैट वन डे, मार्टिन लूथर जी का एक सपना है कि एक दिन द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव एंड द सन ऑफ फॉर्मर स्लेव ऑनर्स विल बी एबल टू सी टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, कि भाईचारे के जो भी गरीब के बच्चे हो और अमीर के बच्चे दोनों एक साथ बचकर खाना खाए, यानी कि ऐसा नहीं होता था, इसलिए वो इतना सपना देख रहे हैं। और आठवां लाइन, ड्रीम्स दैट one day is little for children would be identified not by the color of their skin but by the content of their character, यानी वे जानते हैं कि वो हमारे जो चार बच्चे हैं, कितने चार बच्चे किनके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के, तो वे सोचते हैं कि एक दिन हमारे चारों बच्चों को उनके कलर के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं कि वो काले तो उनको अधिकार नहीं दिया, उनके चरित्र के हिसाब से, उनके कैरेक्टर के हिसाब से उनको पहचाना जाएगा। और अगला लाइन है, द लिस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ अलबामा इज साइलेंट, अलबामा के जो गवर्नर उसको होल्ड किया वो चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। और आगे देखिए, आपको पांचवा चैप्टर जो है वो स्टार्ट होता है, जिसका नाम है आइडियाज दैट है हेल्प मैनकाइंड, यानी कुछ ऐसे विचार जो कि मानव जाति को और आगे बढ़ने में मदद की। तो चलिए इसको भी समझते हैं, कौन कौन से विचार थे जो कि मानव जाति को और आगे बढ़ने में मदद किया, उसको समझेंगे। अबाउट राइटर, सबसे पहले अबाउट राइटर अगर हम जाने तो नाम क्या है राइटर का, ब्रट्रेन रसेल, ब्रट्रेन रसेल नाम है, जो कि कहा कि वो ब्रिटेन के हैं, ब्रिटिश के, जो भी बोले नेशनलिटी तो ये भी ब्रिटिश है। और बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ था, तो वह 1872 को हुआ था, और डाइड इन 1970 को इनका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। फेमस फॉर जाने जाते हैं किसके लिए, साइंटिफिक राइटिंग्स के लिए ये जाने जाते हैं। और ही वाज अ फिलोसफर, एक क्या बात करें तो भौतिकवादी, इतिहासकार एंड मैथमेटिक्स, गणितवादी भी थे। और रिसीव्ड, मिला था इनको क्या, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर के लिए इनको मिला था, कब मिला था, तो 1950 में इनको मिला था, 1950 में मिला था। देखिए नोबेल प्राइज में जिनको मिला था वो आपको याद होना चाहिए, कर ही लीजिएगा याद। और आगे देखिए, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में आपका किताबें, इनका जो है ब्रटन रसेल जी किताबों को चलिए बात करते हैं। वाई आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, सबसे पहले किताबें है ये, ठीक है। दूसरा किताब क्या है, रोड्स टू फ्रीडम, ये है इनकी दूसरी किताबें। और तीसरी किताबें मैरिज एंड मोराल्स, ये तीसरी किताबें हैं। और चौथी किताबें अ हिस्टोरी ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी, यहाँ पर चौथी किताबें। चौथी किताब जितने भी किताबें हैं इनको आपको याद कर ही लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा किसी भी हाल में, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। आगे देखिए, अब आपका अबाउट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। आपको पांचवा जो चैप्टर है इसमें अबाउट चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। नाम क्या है चैप्टर का, आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कुछ ऐसे विचार जो कि मानव जाति को और समृद्ध बनाए और आगे बढ़ने में मदद किया। टाइप क्या है, तो टाइप से ये साइंटिफिक ऐसे है, क्या है ये, साइंटिफिक ऐसे। थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, आखिर बताना है आपको, विषय वस्तु बताना है तो बताइए। आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इज एन, क्या है कि एक्सपोजिटरी एंड साइंटिफिक ऐसे, ये क्या है, वैज्ञानिक लेख है, इन विच
Russell gives a detailed account of the ideas that have helped mankind is in prehistorical time and historic time। इसमें ये बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए तो इम्पोर्टेंट नोट्स की अगर बात करें इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट नोट्स जो कि आपका ऑब्जेक्टिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में सभी में काम आएगा, तो किसी भी तरह से इसको आपको समझना है। देखिए सबसे पहले बात करें, सबसे पहला लाइन में विच आइडियाज़ हैव हेल्प द मोस्ट इंडिविटेबल रिस्पेक्ट इन विच आइडियाज़ हैव मैनकाइंड इज नंबर। सबसे ज़्यादा जो मदद किया वह संख्या, हम लोग बहुत सारी संख्या में होते गए तो हम आगे बढ़ते गए इसी तरह से। और दूसरा सर्वाइवल वाज अ बिग प्रॉब्लम फॉर होमोसेम्पियंस। होमोसेम्पियंस जो मानव के लिए जो सर्वाइवल था वो एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका था। और इट इज़ नाइदर नंबर्स और नोट मल्टीप्लिसिटी और प्लेजर्स दैट मेक द ग्लोरी ऑफ मैन, इट इज़ इंटेलेक्चुअल एंड मोरल क्वालिटीज़। ये सब लाइन जो है आपका पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अकॉर्डिंग टू Bertrand Russell, the ideas have been divided into two kinds. First, those that contribute to knowledge and technique. The second does which is considered to moral and politics. Bertrand Russell के साथ आइडिया को दो भागों में बांटा गया है। इसमें ये कहा जा रहा है, और रखिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप वेयर टेकन बिफोर द डाउन ऑफ हिस्टोरी। 6वां में है क्या कि यूटिलाइजेशन ऑफ फायर फ्रूट टू बी अ माइलस्टोन इन ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए एक माइलस्टोन, मील का पत्थर साबित हुआ। अब देखिए आगे, अब इम्पोर्टेंट नोट्स में कुछ और भी है। द लास्ट ऑफ ग्रेट प्री हिस्टोरिकल इन्वेंशंस वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। जो आर्ट ऑफ राइटिंग, तो ये भी बहुत ज़्यादा इसमें मदद किया। फाइनली द लिस्ट ऑफ आइडियाज इन नाउ, यानी कुछ ऐसे आइडिया जो कि मानव जाति को और समृद्ध बनाए हुए। सबसे पहला नंबर, दूसरा लैंग्वेज, जो हम लोग भाषा का आविष्कार हुआ, उसके बाद यूटिलाइजेशन ऑफ फायर और जो आग का आविष्कार, उसके बाद टेमिंग ऑफ एनिमल्स, जानवर को हम पालन ले, उसके बाद एग्रीकल्चर। यानी कि ये जो आपका 6 जो है, आपका 6 है, बहुत ज़्यादा ये सब रोल किया मानव जाति को आगे बढ़ने में। तो आपका जो आपका 5 चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है, 6 चैप्टर अभी बचा हुआ है, तो अभी जाना नहीं है आपको, लास्ट तक बने रहिएगा। 6 चैप्टर आपको बचा हुआ है। चलिए अब द आर्टिस्ट जो है, जिसको शिगा नोया लिखे हुए हैं, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अबाउट राइटर में पढ़ेंगे। अबाउट राइटर में क्या है, नाम क्या है राइटर का, नाम बात करें तो ये नाम है शिगा नोया। राइटर का नाम शिगा नोया। बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये जापान से, जापान जो कंट्री है वहाँ से बिलोंग करते हैं। बोर्न इन, तो आपका 1883 में इनका बोर्न होता है, और डाइड इन, तो आपका 1971 में इनका क्या होता है, डाइड होता है। ही वॉज अ सेलिब्रेटेड जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नोवेलिस्ट। जापान के छोटी कहानीकार और उपन्यासकार हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अब देखिए इनकी किताबें, बुक बाय हिम, किताबें के बारे में बात करें। देखिए किताबें कौन कौन सी है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहला अ डार्क नाइट्स पैसिंग, ये आपका पहली किताब है। दूसरी आपका कि द पेपर डूड एंड अदर स्टोरी, जब दूसरी किताबें मतलब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि याद कर ही ले। अबाउट चैप्टर के बारे में पढ़े, तो नाम क्या है चैप्टर का, द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब क्या होता है, कलाकार। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। और इसमें यही बात है कि एक लड़का हो जाता है 12 साल, वो उसमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन उसके माता पिता के द्वारा वो टैलेंट को बर्बाद कर दिया जाता है, ये दिखाया जाता है। इसमें टाइप क्या है, वह शॉर्ट स्टोरी है, ये छोटी कहानी है। और मेन कैरेक्टर कौन है, तो सीबी है, उसका नाम क्या है, सीबी। आपका इसी तरह से नाम है, इसको सेबी भी बोल सकते हैं, सीबी भी बोल सकते हैं, यही SEIBEI, इस प्रकार से वह नाम है वह। और किसके, चलिए विषय वस्तु समझते हैं कि इस चैप्टर का विषय वस्तु है क्या। सबसे पहले द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी इन विच शिगा नोया हैज शोन दैट हाउ अ चाइल्ड इज टैलेंट इज कील्ड। यानी इससे बताया गया कि एक बच्चे को जो टैलेंट होता है उसको कैसे मार दिया जाता है, उसके टीचर के द्वारा, उसके माता पिता के द्वारा। देखिए इंडिया में क्या है, और कोई बच्चा मान लीजिए कुछ इन्वेंशन कर रहा है, जैसे कि आपका कोई नया एप्लीकेशन बना, तो उसको माता पिता कहते हैं अरे पढ़ाई करो, क्या फालतूगिरी करते रहते हो। यानी उसको बोला जाता है ताकि वो उस काम को, अगर सिर्फ यहाँ पे यही आपका मान्यता है कि जो पढ़ाई करो तभी कुछ होगा। जहाँ तक यहाँ पे ये भी कहा जाता है पढ़ाई करो नहीं तो शादी नहीं होगी तुम्हारी। अब भाई शादी कैसे नहीं होगी, शादी नहीं करो शादी ना, ऐसे भी किसी को गर्लफ्रेंड बनाने से किसी को फुर्सत है आजकल। थीम ऑफ द चैप्टर की बात करें, द आर्टिस्ट शॉर्ट स्टोरी इन विच शिगा नोया हैज शोन दैट हाउ अ चाइल्ड इज टैलेंट किल्ड, हाउ अ चाइल्ड अनेबल टू मास्टर हिज आर्ट बिकॉज हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स डू नॉट रिकॉग्नाइज हिज आर्ट। यानी कि टीचर भी उसको कला को पहचान नहीं पाते हैं, और उसको उन्हें लगता है कि ये बेकार का, जो इथिक्स जो टीचर होते हैं इथिक्स के,
वो तो और इसको क्या मारते भी है और उसको घर पर कंप्लेन भी बोलते हैं। तभी उसके जो माता जी होते हैं शिवी का, उनके पिताजी को बोलते हैं, उनके जो शिवी का जो पिताजी होता है दे देना बढ़िया से शिव को धुलाई करते हैं, क्योंकि वो क्या किए थे, स्कूल से कंप्लेन आया हुआ था, वहाँ पर पॉलिश करते हुए पकड़ा जाता है स्कूल में। एक कोई कद्दू है, इस तरह से कद्दू रहता है, इस पर डिजाइन बना रहा था, इसमें बहुत सारा डिजाइन बना रहा था, और यहाँ पर इथिक्स का टीचर जो नैतिक पाठ पढ़ाने वाले जो शिक्षक होते हैं वो पकड़ लेते हैं। तो चलिए इसका इंपॉर्टेंट लाइन भी समझते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपको याद रखना है, सबसे पहला लाइन है, शिवी वाज अ 12 ईयर ओल्ड जापानीज बॉय। शिवी एक जापानीज बॉय है और 12 साल का लड़का है। दूसरे लाइन में, ही वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गॉड्स, वो गॉड्स में बहुत ज़्यादा उसमें रुचि है, वो इसमें इंटरेस्टेड रहता है। तीसरा, ही लिव्स इन अ हार्बर टाउन, वो क्या है, हार्बर टाउन में वो रहता है। और ही वाज स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, वो प्राथमिक स्कूल में ही अभी तक पढ़ता है, 12 साल का हो गया लेकिन प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ता है। हिज फादर वर्क इन कारपेंटर शॉप, वो बढ़ई की दुकान में उनका पिता काम करते हैं। सिक्समा लाइन, हिज हॉबी वाज कलेक्टिंग गॉड्स, वो कलेक्टिंग गॉड्स को कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है। और भी लाइन है, इन 10th century bought that special god from the old lady, since then he did not keep that god away, यानी कि वो बूढ़ी औरत से क्या करता है, वो कद्दू को खरीदता है। Ethics teacher caught Sibi in the classroom while he was polishing the gods, वो gods को कद्दू को पॉलिश करता हुआ क्या करता है, सिबी पकड़ा जाता है। नानिवा बुशी इज अ टाइप ऑफ म्यूजिक इन जापान, नानिवा बुशी क्या है, तो वह म्यूजिक है जो कि जापान में पाया जाता है। इसका उल्लेख कब किया जाता है, उसका जो टीचर बोलते हैं, अगर कोई किसी टीचर के सामने कोई नानिया बुशी गा रहा है, यानी कि एक तरह से एक म्यूजिक होता है, वो कोई गा रहा है तो टीचर को उतना बुरा नहीं लगता जितना कि बच्चे का जो कद्दू को पॉलिश करना इतना बुरा लगा, जो सीबी की बात हो रही है। द टीचर कॉट एंड scold CB and also complain his mother about him। और पांचवा 12वां लाइन, ही इज नाउ इनकरेज्ड इन हिज पिक्चर, वो क्या था, वो पिक्चर उसका पेंटिंग पिक्चर करने लगता है। अब आते हैं आपका चाइल्ड इज बोर्न, आपका 7वां चैप्टर है, चलिए इसको हम समझते हैं। अब चाइल्ड इज बोर्न यानी कि एक बच्चे का जन्म, जिसको जर्मन ग्री लिखे हुए हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो इसका आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के हैं, इतने पढ़े तो आपको पता हो ही गया होगा। चलिए समझते हैं कि सबसे पहला जर्मन ग्री जो है एक लेखिका है, तो उनके अबाउट राइटर के बारे में समझते हैं, लेखक के बारे में कुछ जानते हैं। नाम क्या है लेखक का, नाम है जर्मन ग्रीर। क्या नाम है, जर्मन ग्रीर। बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। शी इज एन इमिनेट फेमिनिस्ट राइटर एंड एसेस्ट, वह क्या है कि वह एसेस्ट भी, वो निबंधकार भी है, फेमिनिस्ट राइटर है, महिला है वो। और बॉर्न इन, इनका जन्म कब हुआ, तो 1939 को हुआ ये। चलिए बोर्न, इनका मृत्यु का कोई जानकारी नहीं है, अच्छी बात है ये। देखिए अ चाइल्ड इज बोर्न जर्मन गिरी, बुक्स बाय हिम, किताबों के बारे में बात करें, देखिए ऑफ फेमलिनज इनके पहले किताबें, दूसरा द चेंज, तीसरी सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ वुमेन, ये सब इनकी किताबें हैं। अबाउट चैप्टर के बारे में बात करें तो नाम क्या है, तो अ चाइल्ड इज बोर्न। टाइप के बारे में बात करें, ये क्या है, तो एक एसे है, जिसको एसे की बात करें, एसे में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कोई सोशल एसे है, कोई साइंटिफिक एसे है, तो इस तरह से एसे में होते हैं, तो ये एक प्रकार का सोशल एसे है। अब आते हैं इनका जो अ चाइल्ड इज बोर्न का थीम के बारे में, चलिए बात करते हैं, थीम क्या है इसका। तो देखिए थीम में, थीम ऑफ द चैप्टर, इसका थीम क्या है, चलिए आ चुके हैं हम थीम पर समझते हैं। सबसे पहले अ चाइल्ड इज बोर्न इज सोशल एसे, अ चाइल्ड इज बोर्न एक बच्चे का जन्म जो है वो सोशल एसे, सामाजिक का निबंध है। इन विच सी हैज़ एक्सप्लोरेड द कल्चर डिफरेंसेस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एंड सी कैम टू कंक्लूजन दैट द ट्रेडिशनल ईस्ट इन फार बेटर दैन द मॉडर्न वेस्ट इज मैटर ऑफ प्रेगनेंसी। जब प्रेगनेंसी का जो गर्भावस्था का जो क्या बात होती है, चाइल्ड बर्थ एंड चाइल्ड रेसिंग, यानी कि चाइल्ड बर्थ यानी बच्चे का जो जन्म होता है, इसी कारण जो बच्चे का जन्म का पूरा पूरा इस चैप्टर में यही बताया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए इनका इम्पोर्टेंट नोट्स समझते हैं, जो सबसे ज़्यादा इसका खास होता है। इम्पोर्टेंट नोट्स में देखिए सबसे पहला है, अकॉर्डिंग टू राइटर इन नॉन टेक्नोक्रेट सोसाइटीज एक्सपर्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट बर्थ एंड ऑलवेज अटेंडेंट, सबसे पहला लाइन। दूसरा, इन्फेंट एंड मदर मोरालिटी रेट इज़ ग्रेटर दैन इन ट्रेडिशनल बर्थ, जो ट्रेडिशनल बर्थ जो महिला थी, जो भी माँ थी, उनकी मरण दर ज़्यादा देखी गई, क्योंकि पहले हॉस्पिटल था नहीं और बहुत सारे परेशानी से मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तीसरा, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड ऑब्स्टेट्रिशियंस। और जो कि चौथा लाइन है, द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन वुमेन डिसीज एंड रिप्रोडक्टिव इशू इज कॉल्ड अ जाइनेक्ट, क्या कि जाइनेक्रोलॉजिस्ट। और
In some societies, women are not accepted the member of family until they give birth to a child. यानी कि जब परिवार की हिस्सा तब तक नहीं समझी जाती किसी लड़की को, जब उसका शादी हो जाता है तब तक वह एक बच्चे का जन्म ना दे देती, तब वो अपने परिवार के हिस्सा के रूप में उसको नहीं देखा जाता है। इन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी चाइल्ड बर्थ इज फैमिली अफेयर। ये फैमिली उत्सव होता है, अफेयर होता है। ये जो चाइल्ड बर्थ जो होता है, बच्चे का जन्म को लेकर के जो प्रथा होती है। विजिटिंग मदर हाउस इज और द प्रेगनेंसी, जब भी पहला जो लड़की होती है वो पहली बार जब प्रेग्नेंट होती है, गर्भ धारण करती है, तो सबसे पहले वो क्या जाती है, माँ के घर जाती है, क्योंकि माँ के घर पर उनको बहुत सारे सुख सुविधाएं मिलते हैं, ताकि जो उनको और कहीं नहीं मिलते हैं। सिलहेटी इज डिवीजन इन बांग्लादेश। सिलहेटी जो क्या है, वो बांग्लादेश का एक डिवीजन है। और व्हेन द चाइल्ड इज 7 days ओल्ड, नेमिंग सेरेमनी डेज इज केप्ट। यानी कि जब बच्चा 7 दिन का होता है तो उसको नेमिंग सेरेमनी, उसका नामकरण रखा जाता है। और आपके यहाँ कितने दिन का होता है तो नहीं पता, लेकिन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, तो बताइएगा। देखिए, अब आते हैं आपका हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जो कि आपका 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर है जिसका नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। चलिए हम इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, जिसको ड्रोथी एल सायर जी इसको लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम अबाउट राइटर के बारे में समझेंगे। अबाउट राइटर के बारे में, कि अबाउट राइटर के बारे में देखिए, और नाम क्या है राइटर का, नाम है आपका ड्रोथी एल सायर्स। ड्रोथी एल सायर्स नाम है राइटर का। देखिए, और आगे देखते हैं। और बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से। कि इसमें जो ज़्यादातर आप देखेंगे वो जो आपका लेखक हो लेखिका वो इंग्लैंड से ही है। अगर मान के चलिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन ना याद रखे, आपको इंग्लैंड मार सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं पता है, 100% भी नहीं, आपका थोड़ा सा भी नहीं याद है, तो 4 ऑप्शन में इंडिया से दे रहेगा, आपको सबसे ज़्यादा इंग्लैंड ही मारना है। शी वाज द फर्स्ट लेडी ग्रेजुएट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। यानी कि जो ड्रोथी शास्त्री अपने समय में पहली महिला थी जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की थी। फेमस फॉर, किस लिए फेमस ज़्यादा है ये, तो ये डिटेक्टिव फिक्शन के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। बॉर्न इन, जन्म के बारे में बात करें तो ये आपका 1893 में इनका बॉर्न हुआ था, और डैड इन आपका 1957 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बुक बाय हर, इनके किताबें के बारे में देखिए, किताबें के बारे में चलिए समझते हैं। इनकी भाई कौन कौन सी किताबें हैं, चलिए इसको भी हम देखेंगे। किताबें हैं आपका अननेचुरल डेथ, 9 टेलर्स, गॉडी नाइट, ये 3 जो है इनकी किताबें हैं, 3 किताबें इनकी है। अब अबाउट चैप्टर, चैप्टर के बारे में समझते हैं। नाम क्या है चैप्टर का, नाम है हाउ फ्री इज़ द प्रेस। हाउ फ्री इज़ द प्रेस, यानी कि प्रेस जो है वो न्यूज़पेपर जो वो कितना स्वतंत्र है, कितना वो सही खबरें छापती है, कितना वो गलत खबरें छापती है, कुल इसके बारे में बताया गया है। टाइप से वो क्या है, तो वो ऐसे है। ऐसे भी बात करें तो आपका नहीं, सोशल ऐसे नहीं हो, सोशल ऐसे तो आप वो है आपका क्या बोलते हैं, वो चाइल्ड इज बोर्न, ये कुछ और ही ऐसा होगा, कुछ मिस्टेक है इसमें। देखिए, अब इसका चलिए थीम समझते हैं। इसका थीम क्या है आखिर, चलिए थीम समझते हैं। थीम ऑफ द चैप्टर, इस चैप्टर का थीम क्या है, तो इन दिस एसे शी हैज टॉक्ड अबाउट द मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, द मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट, सेंसरशिप एंड मैनी मोर एक्सेप्ट रिलेटेड टू प्रेस। यानी कि इसमें जो मिसयूज किया था, जो भी न्यूज़पेपर है वो गलत गलत खबरें छापती है, यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन, जनता के सामने जो खबर होती है उसको उलट पलट कर तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट लाइन चलिए समझते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन में क्या करा है, द सबसे पहला लाइन, द सेंट्रल डॉक्ट्राइन ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द स्टेट इज द सर्वेंट ऑफ द पीपुल। दूसरा, ड्रोथी एल सायर्स सेज दैट प्रेस इज़ नॉट फ्री एवरीवेयर। यानी कि वो बताती है कि प्रेस जो है, न्यूज़पेपर जो है, ये एवरीवेयर कहीं भी वो फ्री नहीं है, सभी के किसी न किसी दबाव में ही काम कर रही है। और तीसरा लाइन में, सेंसरशिप द पॉलिसी ऑफ सप्रेशन ऑफ स्पीच, कम्युनिकेशन ऑफ अदर इंफॉर्मेशन बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज कॉल्ड सेंसरशिप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और लाइन है, इसको भी समझेंगे। कुछ और इम्पोर्टेंट लाइन है, देखिए 4वां लाइन है, द 2 चीफ फैक्टर विच कंट्रोल द एडिटोरियल पॉलिसी आर एडवर्टाइजर एंड ऑनर ऑफ द प्रेस। यानी कि प्रेस को जो कंट्रोल करते हैं वो 2 लोग कंट्रोल करते हैं, एक जो न्यूज़पेपर के मालिक होते हैं, दूसरा जो उसमें एडवर्टीजमेंट देते हैं, उसमें छापते होते हैं वो। और 5वां लाइन में कहा है, 2 मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ क्या है कि पेरियोडिकल इज फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट एंड बाय सेलिंग द स्क्रैपेबल। देखिए 6वां लाइन, गार्बलिंग इज द स्पेशल accomplishment of the press. Lord Northlife was the founder of Daily Mail London, क्या है कि कैसेरिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर इज एन ऑब्सोलीट डायरेक्टर नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन और
कॉन्स्टिट्यूशन देखिए समाप्त हो गया आपका, ये खत्म। और द अर्थ जो है आपका चालू, द अर्थ चैप्टर ये आपका स्टार्ट होगा, ये ऊपर 9वां चैप्टर है, ध्यान रखिएगा 9वां चैप्टर है। इसके बाद आपका कुल मिला के बात करो 3 आपका चैप्टर बचा हुआ है, थोड़ा देर और रुक जाइए, लगभग 10 मिनट रुक जाइए, आपका ये समझ लीजिए आपका क्लियर हो जाएगा, आपका 10 से 15 मिनट में आपका क्लियर हो ही जाएगा, आपका 3 ही चैप्टर है। चलिए इसको भी हम कल क्लियर कर देंगे। चलिए इसको द अर्थ है, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसके बारे में अबाउट राइटर वाला समझते हैं। अबाउट राइटर के बारे में देखिए, नाम क्या है राइटर का, नाम है एच.ई. बेट्स। एच.ई. बेट्स इनका नाम है, और बॉर्न इन तो ये आपका नॉर्थैम्प्टन ऑफ इंग्लैंड, नॉर्थैम्प्टन ऑफ इंग्लैंड में क्या था इनका जन्म हुआ था, बॉर्न हुआ था। वेल एक्वेंटेड विथ इंग्लिश कंट्री साइड, एल्सो वर्क एज जर्नलिस्ट, वो एक जर्नलिस्ट पत्रकार के रूप में भी वो काम कर चुके हैं, और तब जाकर के वो पोएट बने। बॉर्न इन तो आपका 1905 जो है उसमें उनका जन्म होता है, और डाइड मृत्यु तो आपका 1974 में होता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनकी किताबों के बारे में बात करें तो बुक्स बाय हिम, किताबों के बारे में बात करें द पर्पल प्लेन, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, तीसरा द जैकरेंडा ट्री। ये सब 3 किताबें जो है इनकी 3 किताबें बहुत फेमस किताबें जो कि पूछे आते हैं। अबाउट चैप्टर के बारे में बात करें तो नाम क्या है चैप्टर का, नाम है द अर्थ, या द अर्थ का मतलब पृथ्वी होता है, लेकिन इसमें जो है जमीन दिया हुआ है, इसका मतलब है जमीन, क्योंकि इस पृथ्वी के बारे में तो बात नहीं है, इसमें जमीन के बारे में ज़्यादा बात है। टाइप क्या है, टाइप ए शॉर्ट स्टोरी, छोटी कहानी है। मेन कैरेक्टर में कौन है तो बेंजी है, जो कि मुर्गियों का व्यापार करता है और एक बहुत ज़्यादा बड़ा व्यापारी बन जाता है, और लास्ट में क्या करता है एक लड़की से शादी करता है जो कि बहुत कुरूप होती है, जिसका पता नहीं क्या नाम होता है, वो साथ हमको याद नहीं हो रहा है, लेकिन वो जो लड़की होती है उसका माँ बाप के खिलाफ उनका विचार थोड़ा गलत होता है, और वे लास्ट में उतनी भला बुरा उस लड़की के कान में भर देती है कि वो अपने माता पिता को ही जाकर के बाहर निकाल देता है घर से, जिसने उनको पैदा किया, उनको पढ़ाया तो नहीं, क्योंकि वो वैसे मंद बुद्धि का था, लेकिन वो उनको इतना सूझबूझ दिया, उनको बिजनेस करवाया, लेकिन बाद में क्या करता है वो छोड़ देता है उसको। और थीम ऑफ द चैप्टर इसका विषय वस्तु देखिए, इन दिस शॉर्ट स्टोरी द ऑथर हैज शोन द लेजिसनेस ऑफ द प्रेजेंट एंड ही ग्रोइंग सेल्फनेस ऑफ देयर चाइल्ड हु इवेंचुअली ड्राइव्स देम आउट ऑफ द हाउस, यानी कि वे अपने जो कि जिसे आपका जो बेंजी जो होता है वो छोटा बच्चा होता है, जो कि उसका क्या होता है कि उसके पास दिमाग नहीं होता है, वो मंद बुद्धि का होता है, तो वो उसके माता पिता क्या करते हैं कि ले जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर बोलता है कि इसको आप जितना काम में उलझा रखिएगा उतना ठीक होगा। तो काम में करने के लिए वो उनके माता पिता कुछ मुर्गियाँ ले आते हैं, जिसमें इसलिए ताकि बेंजी उसमें बिजी रह सके। मुर्गी ले आता है और मुर्गे को पोटी वोटी साफ करते हैं, उसको सेवा वेवा करते हुए मुर्गियों का एक व्यापारी बन जाता है, और उसमें एक नौकरानी आती है जिसका पता नहीं, उसका नाम आपको पता होगा, लेकिन इसमें थोड़ा याद नहीं हमें, लेकिन बताएंगे आपको। जो एक लेडी आती है जो कि बहुत कुरूप होती है, और उससे वो शादी कर लेता है, और उससे शादी कर लेता है, किस शादी करता है वो नौकरानी शादी कर लेता है, वो जो देखने में नहीं तो रहन सहन अच्छा है, कुछ भी उसका अच्छा नहीं है, तब भी उसे क्या करता है वो शादी कर लेता है, और शादी करने के बाद वो इतना आपको हुक्म देने लगती है कि वो उसके माता पिता को ही घर से निकाल देता है। और देखिए इंपॉर्टेंट लाइन की बात करें, देखिए ऑल दैट द जॉनसन हैड, जॉनसन कौन है बेंजी का पिता है, हैड वाज अ 2 व्हील कार्ट अ बोनी ब्राउन मेयर टूल्स एंड अ सॉन बेंजी जॉनसन वाज मोर इंटरेस्टेड इन हिज फ्रेंड्स। आगे देखते हैं आगे। अब आगे देखिए इंपॉर्टेंट लाइन कुछ और है, इंपॉर्टेंट लाइन उसको भी समझेंगे। देखिए बेंजी वाज अ सिंपल माइंडेड बॉय, वो साधारण दिमाग का एक लड़का होता है, और जो है तो साधारण दिमाग का ही बच्चा होता है, वो बहुत बार कांड करता है इसमें। बेंजी पेरेंट्स टूक बेंजी टू अ डॉक्टर हु एडवाइज्ड देम टू इंडल्ज बेंजी सम वर्क, यानी कि जो बेंजी का जो डॉक्टर होता है, जो वो डॉक्टर के पास उनके माता पिता ले गए होते हैं, तो वही एडवाइस देते हैं डॉक्टर साहब के इनको कुछ काम में बिजी रखिए, नहीं तो ये बिगड़ जाएगा, ये बच्चा मंद बुद्धि का है। और चौथा, बेंजी लेफ्ट स्कूल एट द एज ऑफ 40, वो 14 की एज में 14 साल के एज में क्या करता है वो स्कूल को छोड़ देता है, लेफ्ट हो जाता है वहाँ से। ही बॉट द लैंड फ्रॉम सैंडर्स वेयर हिज फादर हैज़ बीन द टेनेंट फॉर अबाउट 40 ईयर, जो 40 ईयर को इसका पिता जो वो 40 ईयर के हो चुके हैं। और इसमें बताया जाता है बेंजी सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली टर्न टू हैव बिकम कनिंग, वो धूर्त बच्चा है, वो किसी चीज़ को समझदारी नहीं है, किसी को फिक्र ही नहीं है उसकी। अब 6वां लाइन में देखिए, वेन बेंजी वाज 21st ईयर, तो कहें 21 साल का वो हो चुका है। हिज फादर हैंडेड हिम पासबुक, उसके पिता उसके हाथ में, बेंजी के हाथ में पासबुक, बैंक का जो पासबुक होता है उसको हाथ में थमा देता है, लेकिन वो बेंजी कुछ बोलता भी नहीं कि अरे पापा हम क्या करेंगे, लेकर आप खुद ही रखिए, उसको समझदारी नहीं है, क्योंकि सिंपल माइंडेड बॉय है, वो धूर्त बच्चा है, कनिंग है। ही मैरिड
टू फ्लोरेंस, हाँ उसके जो लड़की जो शादी करता है उसका नाम फ्लोरेंस होती है। तो ये बहुत क्रूप होते हैं ना, चेहरा ठीक है ना कुछ है ना, रहन सहन उसके घर पैसे ना दे, कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या पता देखिए जो जैसा होता है उसका पसंद भी वैसा होती है कि वही आता है। यानी कि वो क्या है, वो मूर्ख बच्चा है तो वो मूर्ख लड़की से ही ना शादी करेगा, वैसे थोड़ी कि उसको वो स्मार्ट कर देगा। और वो खोजता भी नहीं है, वो खुद पैसा था उसके बाद, बेंजी के पास सब कुछ बिजनेस था, वो चाहता था वो अच्छी लड़की से भी शादी कर सकता, लेकिन क्या था, वो प्यार प्यार में मसीबत हो गया था। हु वाज हिज मेड, पागल हो गया था उसमें। और आठवां लाइन, बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक फ्लोरेंस बिकॉज ही वाज अगली, वो अगली थी, कुरूप थी, और इसीलिए बेंजी के माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे। फाइनली बेंजी ड्राइव्स अवे हिज पेरेंट्स फ्रॉम होम एंड लेफ्ट देम ऑन स्ट्रेंज पोमेंट, यानी कि इसीलिए अपना जो फोर्ड वैन जो गाड़ी होता है इसमें बेंजी क्या करता है, उसको बैठाते हैं अपने माता पिता को, कहते हैं चलिए मम्मी पापा आपको हम सैर करा लाते हैं, आपको चौक के ज़्यादा सैर कराए ना वहीं पे छोड़ देता है। और अब बूढ़े हो चुके हैं वो लोग, अब कुछ कर भी नहीं सकते, और ये सब छोड़ देता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, सबसे दूर ये काम करता है ये। चलिए आपका 2 चैप्टर ही और बचा हुआ है, एक आपका 10वां चैप्टर इंडिया थ्रू ट्रेवलर साइज, यानी यात्रियों की नज़र से भारत कैसा है इसके बारे में, और एक है आपका मैरिज प्रपोजल। 2 चैप्टर बचा हुआ है, चलिए दोनों चैप्टर को भी बहुत जल्दी आपका 10 मिनट में आपका क्लियर कर देंगे। देखिए अबाउट राइटर के बारे में समझते हैं, नाम क्या है राइटर का, पर्लिस बक, पर्लिस बक नाम है, ये भी आपका लेडीज ही है। और बॉर्न इन, तो ये कहा कि अमेरिका में, इनका जन्म तो कहाँ हुआ था, इनका जन्म अमेरिका में हुआ था। और रेयर्ड इन, तो ये चाइना में शिफ्ट हो गई थी या फिर और आती थी। बॉर्न इन आपका 1892 में इनका बॉर्न हुआ था, और डायन इन तो 1973 में हुआ था। फेमस फॉर, फेमस किस लिए है, तो फेमस है आपका राइटिंग, जर्नी, रिकॉर्ड्स एंड मेमोराइज, ये सब लिखने के लिए ये फेमस है। वन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, इनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज ही मिला था 1938 को, इनका क्या मिला था, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज जिनको जिनको मिला है वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ही। और इनके बुक बाय, इनके किताबों के बारे में बात करते हैं। द गॉड्स अर्थ, दूसरा कम माई बिलव्ड, तीसरा माई सेवरल वर्ड्स, ये 3 किताबें इनकी बहुत ही फेमस किताबें हैं। और अबाउट चैप्टर के बारे में बात करें तो नाम क्या है चैप्टर का, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर साइज, यात्रियों के नज़रिए से भारत कैसा है। टाइप क्या है, तो ये ट्रेवलॉग भी बोल सकते हैं, जर्नी रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं, आप एक तरफ से ऐसे ही बोल सकते हैं। और तीनों रहेगा ऑप्शन में, तो क्या करना है, तीनों रहेगा तो आपका मानना है क्या, तो इनमें से सभी। और टेकन फ्रॉम, तो कहाँ से लिया गया है, तो मैं सेवरल वर्ड से ये कहाँ लिया गया है, ये बहुत ध्यान रखेंगे कौन कहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। थीम ऑफ द चैप्टर, इसका विषय वस्तु क्या है, थीम क्या है, चलिए इसको समझते हैं कि इसका थीम के बारे में। इट इज़ अ जर्नी रिकॉर्ड इन विच परस्पॉक हैज़ पैन्ड डाउन द problems of Indian people during British rule. Also, she has shown her love for the poorest people living in an Indian village and the exploitation of Indian people by British. ये तो अभी का थीम है, उतना आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर भी इसको एक बार पढ़ लेंगे, इतना ज़रूरी नहीं है। अब देखिए इंपॉर्टेंट लाइन, अब आ चुका है इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको वो समझ में आना है, ये आपको ये आना ही चाहिए, नहीं आया तो रट ले, लेकिन कैसे भी याद कर ले, क्योंकि आपको ये बहुत काम आएगा, बहुत ही ज़्यादा। एक लाइन आपको, आप समरी लिखेंगे, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, सभी में काम आएगा। तो देखिए पर्लस बॉक हैड एन इंडियन फैमिली डॉक्टर, सी हैड, यानी कि जो पर्लस बॉक जो के जो ये डॉक्टर होते हैं जो कि इंडियन होते हैं, और हमेशा भारत के बारे में चर्चा किया करते हैं। और एक ऐसे ही अमेरिका के, तो अमेरिका में जो डॉक्टर होता है वो, इनका जो फैमिली जो डॉक्टर जो सभी फैमिली का इलाज करता है वो डॉक्टर, तो वो इंडियन होता है, और हमेशा वो इंडियन का इंडिया का तारीफ किया करता था। तो वो डॉक्टर का जो अपने पर्लस बके, इसके दिमाग में सवाल उठता था कि अरे ये हम क्यों ना इसको जाकर देखें, क्यों ना देखें कि अगर भारत है कैसा, कितना तारीफ करता है। और यूरोपियन इन्वॉडेड कश्मीर मैनी टाइम, और कश्मीर में भी आए हुए थे घूमने के लिए। सी विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार, और जब आए तो वह सेकेंड वर्ल्ड वार चालू था। सी कैम हेयर टू सी द यंग इंटेलेक्चुअल इन द सिटीज एंड प्रेजेंट इन द विलेज। वो क्यों आई थी वहाँ पर, क्यों भारत क्यों आए थे, वो इसलिए नहीं आए थे कि वो ताजमहल देख सके, फतेहपुर सीकरी देखने नहीं आए थे, वो जो बुद्धिजीवी लोग थे, वो जो क्या बोलते हैं यंग, यानी युवा बुद्धिजीवी लोग थे, और जो किसान थे वो सिर्फ उनको देखने के लिए आए थे। और 5वां लाइन, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार विंस्टन चर्चिल वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड उस समय क्या था, इंग्लैंड का जो प्राइम मिनिस्टर था वो विंस्टन चर्चिल था। उनका नाम भी यहाँ पे है, ऐसा नहीं इसमें मेंशन किया गया है, तभी बता रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। चलिए अब कुछ और इंपॉर्टेंट लाइन है, समझेंगे इंपॉर्टेंट लाइन। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज एन इंडियन, विजय लक्ष्मी पंडित। उसमें जो पहले राष्ट्रपति बनने वाले महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। और 7 लाइन में, इन द वर्ड्स ऑफ राइटर द मोस्ट पिटिबल कंडीशन ऑफ
द फार्मर वाज इन इंडिया रेदर दैन रशिया ऑफ चाइना। देखिए आगे, नजीम वाज एसोसिएटेड विथ जर्मनी। द राइटर ब्लेम्स इंग्लिश फॉर ऑल द इल ऑफ इंडिया, यानी कि वो बहुत सारे बीमार थे। और वन अ विजिट ऑफ अ सर्टेन विलेज, द होस्ट ऑफ द राइटर वाज अ यंग मैन हु कुड स्पीक फेयर इंग्लिश। द एल्डर ब्रदर वाज द नीडेड और होस्ट फैमिली, सभी फैमिली के साथ वो क्या होता वह थे। और देखिए अब आते हैं आपका लास्ट चैप्टर जिसका नाम अ मैरिज प्रपोजल। ये आपका 11वां चैप्टर है, आपका अंतिम चैप्टर की बात करें। और इसका अगले क्लास में क्या करेंगे, पोएट्री। अगले क्लास में हम पोएट्री का भी कंप्लीट करवा देंगे। तो पहले ये कंप्लीट कर लीजिए, वो भी कंप्लीट करवा देंगे। कुल मिलाकर आपका रेनबो जो बुक होगा, आपका रेनबो बुक, वो आपका आप कंप्लीट करवा देंगे। यानी कि हिंदी इंग्लिश का तो तैयारी आप चिंता ही मत कीजिए, सारा का सारा डीएन करवा देंगे हम आपको इसी चैनल पर। कोई आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है हिंदी इंग्लिश के लिए, तो हम आपको पूरे अच्छे तरीके से डिटेल में आपको समझा ही देते हैं। देखिए अब आते हैं अब मैरिज प्रपोजल का अबाउट राइटर। राइटर हम सबसे पहले समझेंगे, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो। नाम क्या है राइटर का, नाम है एंटोन चेखव। एंटोन चेखव नाम है। बॉर्न इन, अगर बॉर्न इन जन्म कहाँ हुआ, तो रशिया में हुआ। प्रोफेशन से क्या थे, तो ये डॉक्टर थे और ड्रामाटिस्ट थे। एक डॉक्टर थे और एक ड्रामाटिस्ट थे, फेमस फॉर राइटिंग ड्रामाज के लिए फेमस थे। बिगेन लिटरेरी कैरियर एज राइटिंग कॉमिक स्केच, वो कॉमिक स्केच लिखने के लिए भी फेमस थे। बॉर्न इन, कब हुआ था उनका मृत्यु, अरे सॉरी मृत्यु नहीं, जन्म कब हुआ था, तो 1860 में हुआ था। 1860 में उनका बॉर्न हुआ था, मृत्यु डाइड तो 1904 में हुआ था। और लिविंग ड्यूरिंग, तो ये आपका कैजर रूल के हुए दौरान थे। और फेमस ड्रामाटिस्ट ऑफ आपका 20th सेंचुरी, वो 20वीं शताब्दी के फेमस राइटर थे। और देखिए आगे, बुक बाय हिम, इनके किताबें के बारे में बात करते हैं। अंकल वन्या, द थ्री सिस्टर, द चेरी और कैंडा, ये सब जो है इनकी किताबें हैं, 3 किताबें, ज़्यादातर 3 ही किताबें हैं। देखिए अबाउट चैप्टर, अब आते हैं चैप्टर के बारे में समझेंगे। देखिए चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का, अ मैरिज प्रपोजल, एक शादी का प्रस्ताव। देखिए इसमें बात करें 2 ही चैप्टर बहुत मजेदार है, एक आपका मैरिज प्रपोजल और दूसरा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। टाइप क्या है, तो ये टाइप से बात करें तो ये ड्रामा है। टाइप ऑफ ड्रामा में भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ड्रामा में ये क्या है, 1 एक्ट प्ले है। ड्रामा में भी ये 1 एक्ट प्ले है। अब इसके थीम के बारे में बात करते हैं, थीम ऑफ द चैप्टर, इसका थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है, चलिए समझते हैं। द मेजर थीम ऑफ द ड्रामा इज द cold approach to marriage that had been common in 19th century is Russia. It is quite a humorous drama where he has shown that how does the character cause their क्या है कि over discomfort, but द बेस्ट थिंग इज़ द दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव। इसमें ज़्यादातर ये बताया जाता है कि अगर इसमें जो बार बार जो कैरेक्टर होते हैं वो सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, यानी कि माफ़ कर दो भूल जाओ, माफ़ कर दो भूल जाओ। और ये टेक्निक अपनाया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम जो वो हद तक जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि इसमें जो आप बहुत सारे आदमी सोचते हैं कि अरे हम उसने हमने 10 रुपया मांगा था उसने नहीं दिया था, हमने 100 रुपये मांगा था नहीं दिया था, हमने उसका सहायता की, उसने समय पर हमारा सहायता नहीं किया था, नहीं ऐसा किया उसको तो मारेंगे हम। इस तरह से वो बैर चला होता है, इनको कोई माफ़ ही नहीं करता है। बहुत सालों सालों 2-2 साल 5 साल से याद कर रखते कि नहीं उसने हमें ऐसा कहा था, उसने हमें गाली दिया था। इस तरह से उसको हम क्या करते हैं, संजो को रखते हैं। अगर उसको हम भूल जाए, माफ़ कर दें तो हमारी लड़ाई खत्म हो जाएगी, उसके बाद शांति ही शांति होगी। लेकिन ऐसा लोग नहीं चाहते हैं। देखिए कैरेक्टर ऑफ ड्रामा, इसमें कुछ कैरेक्टर का नाम समझिए। सबसे पहला है इवान वैसिलिच लोमो है, जो कि हेल्थी बट हाइपोकॉन्ड्रिक क्या कि लैंड ओनर है। वो 35 साल का है और लैंड ओनर है, ज़मीन के मालिक है। और आपका स्ट्रेवन क्या कि स्टेपनेसिस चुबुको है, जो कि वो भी लैंड ओनर है। लोमो भी लैंड ओनर है, चुबुको भी लैंड ओनर है। और नटालिया जो कि स्टेपनोमा में डॉटर है, वो किसकी, चुबुको की है, जो कि 25 साल की। देखिए 25 साल का लड़की और 35 साल का लड़का, क्या जोड़ी है। देखिए आपका ऐसा पहले होता है, इसमें क्या होता है, और जो लोमो खुद ही पहुंच जाता है नटालिया के यहाँ शादी का प्रस्ताव लेकर, करे मुझसे शादी करो, हम तुम्हें फिदा हो गए, प्यार हो गए, तुमसे हम जी नहीं सकते। और सीधा उसमें एंट्री मारता है उसके घर पर। आप एंट्री मारेंगे तो बरसात होगी, लाठी होगी, वहीं पे मार के उड़ा दिया जाएगा, ऐसे जाएगा होता है। आपके पेरेंट्स ही जाएंगे बात करने के लिए शादी। लेकिन पहले क्या था, जिसके पास पैसा है उसको खुद ही चला जाएगा, कोई हिम्मत है लोमो को मारने का, कोई लैंड ओनर है, ज़मीन का मालिक है। चलिए और सम स्पेशल बात करें, टोटल सीन कितना है इसमें, तो टोटल सीन की अगर बात करें तो 7 है। और टोटल कैरेक्टर 3 है, लोमो चुबोको नटालिया, पता ही होगा आपको। देखिए अब इनके सबसे इंटरेस्टिंग बात, डॉग इन ड्रामा। इन ड्रामा में आपको 2 कुत्तों के बारे में बताया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपका कुत्तों का नाम एग्जाम में अक्सर पूछता है। लोमो के किताब का कुत्ता का नाम क्या है, लोमो के जो कुत्ता है उसका नाम है गेस।
जो कि 125 रूबल का है। हाँ, ये भी पूछ सकता है कि वो कितने रूबल में खरीदा गया था। कुत्तों को कितना वैल्यू का वो एग्जाम में पूछ रहा है। देखिए, नटालिया डॉग लीप, नटालिया का नाम लीप है, याद रखिएगा, जो कि 85 रूबल का है। इम्पोर्टेंट लाइन के चलिए भी देखते हैं। द थ्री कैरेक्टर ऑफ अ मैरिज प्रपोजल आर चुबुको, नटालिया एंड लोमो। 3 कैरेक्टर है। लोमो इज अ मैन ऑफ 35 बट नटालिया इज अ 25। नटालिया 25 साल की है और लोमो जो है वो 35 साल का बंदा है। देखिए आगे इंपॉर्टेंट लाइन कुछ और है, चलिए इसको भी देखेंगे। लोमो इज अ मैन ऑफ हाइपोकॉन्ड्रिक नेचर। वो हाइपोकॉन्ड्रिक है, कभी भी बेहोश हो जाता है, कभी नर्वस हो जाता है। लोमो वांट्स टू मैरी नटालिया। लोमो क्या करता है, नटालिया से शादी करना चाहता था और करता भी है लास्ट में। कोई उपाय नहीं, तो देखिए चुबुको नाटक कर देता है, इसलिए करना पड़ता है। लोमो हिमसेल्फ गोज टू चुबुको हाउस विथ हिज मैरिज प्रपोजल। जो लोमो खुद पहुंचता है, चुबुको जो एक तरह से उसका दोस्त होता है, बेस्ट फ्रेंड होता है उसका, और पड़ोसी होता है, उसके बाद पहुंचता है क्या, शादी का प्रपोजल लेकर के। नटालिया इज द डॉटर ऑफ चुबुको। नटालिया क्या होता है, नटालिया चुबुको की बेटी होती है। लोमो इज अ मैन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट का क्या होता है, वो आदमी होता है। द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मेडोज इज डिस्प्यूट। वो ऑक्स मेडोज बैल के चारागाह का लेकर इनमें विवाद होता है। और आगे बढ़ते कि इम्पोर्टेंट लाइन कुछ और है। लोमो थ्री टेंट टू टेक द मैटर टू द कोर्ट। और लोमो क्या है, लोमो धमकी देता है मैं इस मैटर को, इस बात को कोर्ट में ले जाऊंगा। नटालिया चल ले जाओ, इस बात से वो बोलते हैं। द नेम ऑफ लोमोस डॉग इज गेस। लोमो के कुत्ते का नाम गेस, नटालिया कुत्ते का नाम लीप। देखिए ये सब आपको ज़्यादा यही आपको ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू लोमो लीप इज पगज्वाल है। वो क्या था, वो जाति का पगज्वार के जाति का था। चुबुको कॉल्स हिज डॉटर नटालिया इज लव सी कैट एट द गेट्स। इनको प्यार में व्यवहार बिल्ली इस तरह से वो चुबुको अपनी बेटी को ही कहता है। एट द गेट चुबुको नटालिया हैंड टू लोमो हैंड। चलिए ये जो आपका 11 चैप्टर हमने कंप्लीट करा, कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बता देंगे। कमेंट करके बता देंगे और शेयर नहीं किया शेयर भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता कर ही जाना है, प्लीज़ बता कर जाइएगा।